चाचा प्रणाम। कैसे हो भतीजे? बढ़िया है। क्या बढ़िया है? पूरा इतनी हाल गर्मी पड़ रही है, बढ़िया क्या है? बिहार में तो मौसम और राजनीति दोनों गर्म रहते करता है। लेकिन एक दुखद घटना हो गई, विमान दुर्घटना। जिसको उसमें लेकर सारे बिहार लोग- की बेटी जो है वो भी उसमें उसकी चपेट में आई है। लेकिन गर्मी इतनी है कि कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। विमान का भी अब किस वजह से दुर्घटना हुई, क्या हुआ, ये पता चलेगा। लेकिन वैसे तो मौसम में काफी गर्मी है बहुत, और बिहार की राजनीति में भी। हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी कल गर्मी। भतीजा बैठक किया है, एकदम प्लान बन गया है चाचा को कुर्सी से हटाने का। अरे भतीजा करे बैठक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकला क्या, नतीजा क्या निकला उसका? नतीजा वो लोग अंधेरे में 1.5 घंटा बैठे रहे, नतीजा तो अच्छा, यही। बत्ती कटा हुआ था, आपको भी मालूम चल गया? क्या बात करते, हम ही कटवाए थे ना। बहुत लोग ऐसा बोल रहा है कि चाचा जो है ना, खेला कर दिए। पटना में पिछले 2 दिनों से लोकल फॉल्ट की वजह से काफी बिजली का संकट और इसका शिकार जो है तेजस्वी यादव भी हो गए। अब मतलब ये बताइए, मेहमान को घर में नहीं, बुला लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो इलाका है, वो जैसे दिल्ली में लुटियन जोन है, तो बिहार का लुटियन जोन वही है ना? वही है एकदम। और उस बीच में अगर लाइट चली जाए तो ये बड़ी मतलब, और कुछ मिनट के लिए नहीं बल्कि 1-1.25 घंटे के लिए लाइट गई भी थी। नहीं, परसों रात में तो आधा पटना में लाइट नहीं थी, लेकिन हम लोग यहाँ थी लाइट। ये तो नहीं, हमारे यहाँ लाइट नहीं था, हम तो गर्मी में पूरा रात गुजारे हैं। नहीं, तो हम लोग का सीधे मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा हुआ। अच्छा, भतीजा का भी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा कि भतीजा के घर पे भी लाइट रहेगी और चाचा पंखा डोलाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या है कि बैठक तो हो रही है, अब बड़ी अच्छी बात है कि एक गंभीरता दिख रही है कि भाई चुनाव आने वाला है, तो सारे नेता एक साथ, मतलब गठबंधन कम से कम एकजुटता दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 2 चीजें जो है वो लोगों की नजर किस पे रहती है? आप क्या सोशल मीडिया कमेटी बनाते हैं या जो भी कमेटी, बहुत सारा कमेटी, मतलब 5-5, वो अपना उन्हें मतलब है कि सीएम चेहरा कौन होगा और कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। कितनी सीटों पर कौन लगेगा, लोग यही चाहते हैं, और वो चीज निकल के आ नहीं रहा है। तो आम लोगों के लिए इसके पीछे पता है क्या वजह है? सामंजस्य लोगों का ना बैठ नहीं रहा है टिकट को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो लिस्ट पहुंच रहा है उसमें बहुत सारा, मतलब वो कह सकते हैं ना कि क्लैश हो रहा है। सबका अगर जोड़ दिया जाए तो 400 से ऊपर चला जाएगा। अब अकेले मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। 45 सीट पर माले और 70 सीट पर कांग्रेस। कांग्रेस 60-30 तो और 170 के आसपास तो इन्हीं तीनों के पास हो गया। 145 पर आरजेडी। परिसीमन जो होना था, परिसीमन जो होना था उसको लगता है कि अभी करवाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात है, मैं बता रहा हूं कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक में ये लोग बहुत हद तक फाइनल कर लेंगे, सीटों का बंटवारा तय कर लेंगे। क्योंकि एक चीज तो है ना कि हालांकि अगर देखा जाए, पुराना इतिहास देखा जाए बिहार की राजनीति का, तो अंत तक ये सीटों का बंटवारा चलते रहता है। मतलब जब तक चुनाव आयोग घोषणा ना कर दे, अधिसूचना ना जारी कर दे, तब तक ये चलता रहता है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अंत तक लोग, जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी एकदम आखिरी ओवर तक लेकर जाते हैं। तो वो, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि सारी पार्टियां जो है, गठबंधन खासतौर पर, वो इसको लेकर गंभीर है। और मुझे लगता है कि अगली बैठक, अब अगली बैठक कब होगी ये तो तय नहीं है अभी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगली बैठक तक एक रूपरेखा जरूर तय हो जाएगी। और जो भी मांग कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, वो सबको एक फ्रेम मिल जाएगा कि भाई आपको इतनी सीमित दायरे में कैसे फ्रेम बनाएंगे तेजस्वी यादव? उनके लिए भी तो एक वो चुनौती होगी ना। 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं, उन 60 सीट को किस हद तक वो फ्रेम बनाएंगे? अगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें 30 या 40 सीट भी गठबंधन में उनके लिए बन रही है जगह, और वो 60 सीट मांग रहे हैं। अरे बार्गेनिंग भी कोई चीज होती है कि नहीं? 60 बिहारी लोग कोई चीज खरीदने जाता है बाजार में, तो उसका दाम कहेगा 100 रुपया, तो सीधे कहेगा 50 रुपया में दे। लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखिए तो मुकेश सहनी ने 60 सीटें कही है, तेजस्वी यादव 30 सीट भी तो नहीं कह सकते हैं कि 30 सीट आपको दे देंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है 30 सीटों की। नहीं, तो आपको आरजेडी को उस पर ये करना पड़ेगा ना, अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब 144 सीट पर लड़े आप पिछली बार, उनकी अपनी भी वो कोशिशें हैं कि इस बार जो है 145 सीट से ऊपर लड़ा जाए। मतलब 44 से भी एक, मतलब 145 एक बढ़ाइए के बोल रहे हैं इस बार लड़ी जाए। तो अच्छा, पिछली बार क्या था, 5 पार्टियां थी पिछले गठबंधन, महागठबंधन में। अभी 7 पार्टियां हो गई। तो सवाल ये है कि भाई
सबको एडजस्ट करना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो अपने में से कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी यार। करनी पड़ेगी। कांग्रेस को भी कटौती करनी पड़ेगी, आरजेडी को भी कटौती कांग्रेस करनी तो लगभग मुझे लगता है कि कटौती करेंगे, वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। 60 सीट पर तो वो खुद भी आ चुके हैं। हालांकि भले ही वो 70 बोलते रहे हो, लेकिन उनके किसी नेता से अगर आप बात करेंगे ऑफ कैमरा तो वो 45-50 पर कांग्रेस मान जाएगी। हाँ, अभी कांग्रेस को वो सीट चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं चाहिए, कांग्रेस को वो सीट चाहिए जिस पर वो जीत हासिल कर सके, उसको अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी है, ठीक है ना। तो वो जो है मतलब उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, वो वैसी सीटें चाहती है जहां से वो जीत सके। ये नहीं कि केवल नाम के लिए आप दे दिए गिनती गिनाने के लिए कि भाई वहां से लड़ जाओ। कंडीशन में क्या कोई आरजेडी कोई ऐसी सीट देगी जो उनके लिए विनिंग सीट हो, लेकिन वो कांग्रेस को दे देगी कि चलिए हम आपको ये सीट दे देते हैं, आप लड़िए यहां से? नहीं, इस तरह का नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी कि जिस पर आरजेडी भी या फिर आरजेडी हारी होगी हाँ, कुछ होगा। कांग्रेस दावा करे कि हम लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, वैसी सीटें भी हो सकती कुछ सीटों पर तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आरजेडी को भी। अब मान लीजिए कि सारे जितने भी शहरी सीट है उस पर कांग्रेस ज्यादातर लड़वाया जाता है और आरजेडी ग्रामीण सीटों पर लड़ती है, तो उसमें भी कांग्रेस की नजर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है इस बार की कांग्रेस जो है थोड़ी ग्रामीण तरफ भी बढ़ने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि शहर में अभी लड़िए। हाँ, तो अभी तो क्या है ना कि कांग्रेस का भी बहुत सारा स्वरूप बदल गया। पहले आरजेडी ने कांग्रेस को रखा था कि भैया तुम अपर कास्ट का वोट आकर्षित करो, अब सब दलित के पीछे, अब सब दलित के पीछे दलित अति पिछड़ा जो पूर्व वोट बैंक है, मतलब वोट बैंक रहा है या है भी, मतलब बहुत सारा प्रतिशत तो जाता ही आरजेडी को, तो वो चीज है। तो वो राहुल गांधी की पिछली जितनी भी कार्यक्रम हुए हैं कांग्रेस की, या उनके जितने भी पार्टी का स्टेप देखेंगे सारे जो है वो दलित पर फोकस्ड है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को बनाना हो, चाहे राहुल गांधी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं। दरभंगा में आप याद करिएगा तो अम्बेडकर छात्रावास में गए थे, जब वो गया पहुंचते हैं तो दशरथ मांझी के घर जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, तमाम उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे दलित पर फोकस्ड है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को एक मुश्त, दलित और अति पिछड़ा को। अभी नालंदा में गए थे ना, नालंदा में नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर उन्होंने वहां भी अपना दिया वक्तव्य, भाषण दिया वहां। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस भी अपना स्वरूप, मतलब उसका जो मिजाज था उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। और ग्राफ भी थोड़ा बहुत कांग्रेस का जो है राहुल गांधी का खास करके देखा जाए तो बिहार में राहुल गांधी गंभीर, अब देखिए कि 5वीं बार 5 दौरा हो गया ना बिहार में, तो लगातार वो आ रहे हैं बिहार को, तो और उनका ग्राफ बढ़ा है निश्चित तौर पर। इससे तो कांग्रेस को फायदा होगा ही, और कांग्रेस को वोट में चाहे जितना फायदा हो, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिलती है उससे कि नेता कोई आ रहा है, कोई गंभीरता से ले रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं। कांग्रेस काफी दिनों से मतलब शिथिल अवस्था में थी बिहार में, लेकिन अब एक्टिव दिख रही है, अब एक्टिव दिख रही है, और वो मतलब एक तरीके से सड़कों पर भी अब दिख रही कांग्रेस। आरजेडी के मतलब कंधे पर सवार हो गए नहीं, विक्रम बैताल में कैसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। कृष्णा लावरू के नेतृत्व में जो बिहार में है कांग्रेस एक्टिव दिख रही है सड़कों पर। परसों ये कहाँ चलेगा भाई, कन्हैया कुमार दौर मतलब यात्रा की, उसके बाद गायब ही हो गए। अभी हालांकि बेगूसराय में बीते दिनों दिखे थे, अच्छा। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग, हम लोग नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे कि पलायन यात्रा निकाल रहे थे कन्हैया कुमार, खुद पलायन कर रहे। अरे रहना चाहिए कन्हैया कुमार को यहाँ, तभी तो माहौल। अब मान लीजिए आप यात्रा करके आप चले गए, लोग भी भूल गए लोग। तो ये चीजें जो है ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और कुछ होगा, कुछ हो सकता है। मतलब चाचा को पता है इधर उधर मतलब कुछ होगा, लेकिन अगले जो है ना अगली मीटिंग तक एक रूपरेखा जरूर तय हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, कहीं इसी के लिए तो नहीं इंतजार किया जा रहा है कि उनको डाउट है कि कुछ इधर उधर हो जाएगा तो समीकरण बिगड़ जाएगा? वो भी चीज है ना भाई, अभी तय करना इसलिए भी मुश्किल होता है ना, कई बार चीजें इस तरीके की हो जाती है कि आप चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अंत समय में कुछ इधर उधर हुआ मामला, इधर से उधर गए चाहे उधर से इधर आए, तो फिर एडजस्ट करने में, फिर तालमेल बैठाने में फिर दिक्कत होती है ना। तो वो चीज भी है। लेकिन अब देखिए, मतलब मुझे लगता है, मुझे बड़े नेता ने बताया कि एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है
चाचा, अगर आपको अगर कुछ जानकारी है तो थोड़ा सा एक टेंटेटिव टाइप में कुछ सीटों का एक आकलन बता दीजिए कि देखिए ये क्या है ना, एक बार पिछले दिनों हमने कहा था कि भीलों ने बांट लिए गांव और राजा को खबर तक नहीं। वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। वो चीज भाई अब क्या हुआ कि सारे चैनल ने चला दिया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 100 सीट पर, जेडीयू 100 सीट पर, फलाना इतना हमको पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा का फोन आया आपको। हाँ, तो वो फोन किए तो भाई किया, हम लोगों को कोई मीटिंग वूटिंग हुआ नहीं, आप कैसे चला दिए भाई। तो ये भाई कहने का मतलब ये है कि जब कुछ बात ही नहीं हुई तो आप कैसे चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कुछ ठोस कुछ सामने नहीं आया। एक आकलन है कि भाई अब आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसमें कोई गलतफहमी है? नहीं, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। इसमें तो आरजेडी ही फ्रंट सीट पर होगी। हाँ, तो जेडीयू और बीजेपी में कौन ज्यादा सीट लड़ेगा, कौन कम लड़ेगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि हाँ, क्योंकि पिछली बार एक सीट ज्यादा लड़ी थी जेडीयू, अब इस बार बराबर होगा कि बीजेपी आगे जाएगी। ये सब बहुत सारी स्ट्राइक रेट का हवाला दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो चाचा भतीजा की जो चर्चा है वो आगे भी जारी रहेगी। हर सप्ताह हम लोग मिलते ही हैं शनिवार शाम। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मिलते हैं फिर चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, नमस्कार।